Hello everyone. So we have taken a bit of break, and I hope that everybody is doing well and everybody is taking care of themselves and their family members. Today we will continue with departmental accounts. I'll just give you 30 seconds to get your books copies and open your chapter, and we will start after that. Okay. So in the last class, we had uh, done the practice questions, and most of you had understood till the practice question, I think number 8 and illustration number 9. हम लोगों ने illustration number 9 तक कर लिया था, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे illustration number 11 से, ठीक है। 10th जो illustration है, the illustration number 10 is very easy. ये क्वेश्चन है illustration 10 का, काफी इजी है मुझे लगा, सो इस कारण से ये स्किप किया है मैंने। हम लोग 11th क्वेश्चन से आज डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फाइन। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज नथिंग डिफरेंट, ओनली थिंग इज कि थोड़ा एक दो चीज हम लोग एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग को अनसोल्ड यूनिट्स कैसे निकालना है, या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अगर दिया नहीं है, या कैसे हमको पता करना है, वो हम समझेंगे। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन डिपार्टमेंट्स हैं, एज यू कैन सी, ए बी एंड सी। क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ा अलग किया गया है। जनरली ए बी और सी ऐसे ऊपर कॉलम में ऊपर लिखा होता है, इसमें थोड़ा अलग है। ठीक है। ओके, परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है एंड अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जनरली हर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि रुपीज में वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे यूनिट्स में वैल्यू है। तो हम जब अपना क्वेश्चन सोल्यूशन शुरू करेंगे तो वहां पे वो हम कन्वर्ट करेंगे उसको रुपीज में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द अमाउंट। रुपीज के साथ वह मल्टीप्लाई करके हम वहां अमाउंट लिखेंगे। आगे देखेंगे कैसे वो करना है। ठीक है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में परचेज दिया हुआ है 92,000 का, तो ये देखो रुपीज में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें ये बाकी चीजों को भी कन्वर्ट करना है। ठीक है। ओके, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन ईच ईयर ईच केस। ठीक है, परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, तो हमें पता है कि अगर एक का हमने कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, परचेजेस एंड सेल्स प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 साल से परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस चीजों का सेम ही है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है 20, 25 और 30। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। ध्यान देना, ये जब हम सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये यूज होगा, इसका यूज होगा। परचेजेस में इसका यूज नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि परचेजेस जो है, ये 1500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स और 200 यूनिट्स जो है, इनका इंडिविजुअल अमाउंट कितना है। ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। I'll just give you 15 seconds to go through the question by yourself and then make this format statement of P&L account, जो
हम वर्टिकल फॉर्मेट हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, उस तरीके का फॉर्मेट आप लोग बना लो, पर्टिकुलर्स, नोट एंड डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, ये 4 कॉलम बना लो, एंड देन 5 कॉलम बना लो, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे नोटिस वन थिंग, हमें कैलकुलेट पहले क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें सेल्स वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, तो हमें सेल्स का यूनिट्स कैलकुलेट करना होगा कि कितने यूनिट्स हमने एक्चुअली में बेच दिए। ठीक है, ओके, दूसरी चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है ये सामान का, जिससे कि हम मल्टीप्लाई करके ये निकाल सके कि हमारा परचेजेस कितना है। ये 1500, 1000, 2000 यूनिट जो है परचेजेस के, वो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे। यहाँ जैसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ए बी एंड सी डिपार्टमेंट का, उसी तरीके से हमें कॉस्ट प्राइस भी ए बी एंड सी डिपार्टमेंट का अलग अलग कैलकुलेट करना है, और हमें निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो दो चीजें सबसे पहले, फर्स्ट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हम कैलकुलेट करेंगे, एंड सेकेंड इज द cost price of each department, cost price of goods of department A, B and C. So these are the first two things that we have to calculate. कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक अजम्पशन करेंगे। ठीक है, अजम्पशन, अच्छा, अजम्पशन पे जाने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को समझ लेता हूं कि आप लोगों को पता है या नहीं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे सेल्स माइनस परचेजेस करता हूं, तो मुझे आंसर में क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस परचेजेस करने से मुझे क्या आता है, जो बीच का ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो आ जाता है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, या सेल्स माइनस परचेजेस अगर मैंने किया तो मुझे उसके बीच का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, आई होप एवरीबडी नोज दिस नाउ। नाउ द फर्स्ट assumption that we will make, it is also given here, but हम लोग ये assume करेंगे कि ये जो सेकंड पॉइंट है, रीड द सेकंड पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द इयर्स। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा पिछले साल था वही इस साल भी है, ऐसा मुझे दे दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसी के ऊपर एक अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन क्या होगा कि मैंने जितना भी सामान खरीदा है, ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए का कितना परचेज हुआ है इस साल, 1500 यूनिट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट बी का कितना परचेज हुआ है, 1000 यूनिट्स। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट सी का कितना परचेज हुआ है, 2000 यूनिट्स। फाइन, हम यहां क्या अज्यूम करेंगे कि सारे जितने भी यूनिट्स थे, ऑल आर सोल्ड। ठीक है, मतलब कि मैंने जितना भी सामान खरीदा वो मैंने पूरा का पूरा बेच दिया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। ये अजम्पशन हम क्यों कर रहे हैं, ये अजम्पशन हम इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि यहां हमें दो चीजें जो निकालनी है, एक सेल यूनिट सोल्ड एंड दूसरा ये कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ एबीएनसी। दोनों ही चीजों में मुझे एक मिसिंग एलिमेंट है जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दोनों में ही मुझे लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास गिवन नहीं है तो मैं ये दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे
सम मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाऊंगा। इस कारण से हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ए बी एंड सी तीनों डिपार्टमेंट्स ने जितना सामान खरीदा पूरा का पूरा बेच दिया, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, ये अजम्पशन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां गिवन है कि पिछले साल भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सेम था, अगले साल भी सेम होने वाला है। तो इस कारण से ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में भी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बराबर होगा, क्योंकि पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है तो उसमें भी जितना ग्रॉस प्रॉफिट है इस साल भी उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट है, और क्लोजिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो अगले साल भी उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। तो पिछला साल, करंट साल और अगला साल, मतलब ओपनिंग स्टॉक, करंट वाला परचेजेस एंड अगले साल वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों साल में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट है। इसीलिए हम अज्यूम क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, कि मैंने जितना सामान खरीदा पूरा बेच दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस पे। ये अजम्पशन हमने कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने बेच दिया, ठीक है, कितना बेच दिया, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 20। क्यों? क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस डिपार्टमेंट ए का कितना है, 20 है। ठीक है, तो 1500 इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या अभी बोला, जितना खरीदा उतना ही बेच दिया। तो खरीदा हमने 1500 यूनिट, बेचने का दाम 20 रुपए, तो 20 रुपए में हमने बेच दिया। 1500 इंटू 20, आई विल गेट माई टोटल सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ए। लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए है, ये हम लोगों के फाइनल जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसमें नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, सिर्फ इस कैलकुलेशन में। ये वर्किंग नोट समझ लीजिए या रफ वर्क समझ लीजिए, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये पहला वाला आप लोग कैलकुलेट करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट बी का 1000 यूनिट हमने खरीदा, बेचा भी 1000 यूनिट, अज्यूम कर लिया है 25 रुपए पे हमने बेचा। ये हो गया सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट बी। एंड डिपार्टमेंट सी कितना है, 2000 यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज जो कि सेलिंग प्राइस है। तो ये हमारा तीनों डिपार्टमेंट्स का सेल्स हो गया, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 15 टू द 30, ये हो जाएगा 30,000, 25,000 एंड द लास्ट वन 3 टू द 60,000। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लेने से क्या हमें पता चल जाएगा कि मैंने पूरा ओवरऑल कितना सामान बेचा तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर। 60 प्लस 30 90, 90 एंड 20 110, 115, 1,15,000 टोटल सेल्स हमारा है, 1,15,000। अभी मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि हमें क्या पता है कि सेल्स माइनस परचेजेस अगर हम करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यहां पे मैंने टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लिया एक अजम्पशन के ऊपर कि हमने जितना सामान खरीदा उतना ही बेच दिया। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि पिछले साल और उसके पिछले साल, मतलब आगे के सालों में ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो कांस्टेंट रहा है। ठीक है, अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि मैंने जो सामान अभी टोटल सेल्स कैलकुलेट किया, उस सेल्स को करने के लिए मैंने कितना खर्चा किया था, मतलब मेरा परचेजेस, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस मेरा दिया हुआ है। टोटल परचेज वैल्यू मेरा दिया हुआ है 90
थाउजेंड। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट वन में दिया हुआ है कि टोटल परचेजेस मेरा है 92,000। अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा यहाँ पे कि क्या करना है। दोनों को जैसे ही हम माइनस करेंगे हमें क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, डू इट क्विकली। आई विल गिव यू 10 सेकेंड जिसको टाइम लगता है। जस्ट ड्रिंक वाटर इन द मीन टाइम। ओके, सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? आवर ग्रॉस प्रॉफिट इज 23,000। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। काफी लोगों को पता होगा कि क्या करना है। जिसको नहीं पता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला दिया भी था। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला। हमारे पास तीनों ही चीजें यहाँ पे हैं, दोनों ही चीजें यहाँ पे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 23,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितना है हमारा, नेट सेल्स 1,15,000 and multiplied by 100. Do this calculation, you will get your gross profit percentage. I'll give you 15 seconds for it. So what will be the calculation? We'll cut these zeros here. 23 divided by 115 directly. So the calculation will give you 20% as your gross profit percentage. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा 20%। ठीक है, ये जैसे ही मुझे मिल गया, मुझे क्या इसके बाद मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी का, इस सेलिंग प्राइस के अंदर कितने का प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 20% का। तो 20 रुपए के अंदर मेरा कितने का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 20%। तो ये मुझे अगर पता चल गया तो मैं कैलकुलेट क्या कर सकता हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस के अंदर, अगर मैंने ये कैलकुलेट किया तो कितना आता है? 4 रुपए। ये 4 रुपए मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो अगर ये 4 रुपए को मैं माइनस कर देता हूं, 20 - 4, आई विल गेट माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सिमिलरली डिपार्टमेंट बी का 25 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, जिसके अंदर 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली में कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। इस 5 रुपए को मैं 25 से माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 20। दिस इज माई कॉस्ट प्राइस फॉर डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट सी का खुद से ट्राई करिए। विल गिव यू 30 seconds फॉर इट। डोंट वेट फॉर द आंसर, खुद से कैलकुलेट करो। 30 सेकेंड से ज्यादा ही दूंगा।
ओके, सो डिपार्टमेंट सी का कितना हो जाएगा? डिपार्टमेंट सी के पास सेलिंग प्राइस है 30, उसमें 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, 6 रुपए हो जाता है वो। 30 माइनस 6, 24 इज माई कॉस्ट प्राइस फॉर डिपार्टमेंट सी। तो हमारे तीनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्राइस आ गया है। ये हो गया हमारा पहला कैलकुलेशन। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ये कैलकुलेशन मिल गया, ये अमाउंट मिल गया, अब मैं बाकी सारी चीजें भी निकाल सकता हूं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनता है, उसके बाद हम दूसरा हमारा कैलकुलेशन देखेंगे। ये यूनिट सोल्ड, अच्छा यूनिट सोल्ड तो शुरुआत में ही लगेगा, तो यूनिट सोल्ड भी साथ ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यूनिट सोल्ड वाला हम कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, हमारे पास यूनिट सोल्ड का कैलकुलेशन काफी इजी है। सेल्स वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स गिव्स अस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला मैंने काफी बार रिपीट किया है। अब ये फॉर्मूला का यहां पे काम आएगा, क्योंकि हमें ये गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो वी कैन इजिली डू इट। डिपार्टमेंट ए का कैसे होगा? डिपार्टमेंट ए ओपनिंग स्टॉक है 200। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे परचेजेस 1500 एंड माइनस करते हैं सेल्स को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और सेल्स को निकालना है तो उल्टा कर देंगे, यहां पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे -100, तो हमारा सेल्स आ जाएगा। यूनिट्स सोल्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं या सेल्स बोल सकते हैं। तो हाउ मच विल इट बी? 1500 प्लस 200, 1700 माइनस 100, 1600। तो हमने डिपार्टमेंट ए में कितना सामान बेचा? 1600 यूनिट्स वी हैव सोल्ड। फाइन। अब एक्चुअल हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट यहां पे आप लोगों को नीचे ही दिख रहा है सामने। शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं? वी स्टार्ट विथ नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डिपार्टमेंट ए, बी, सी, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हमने कॉलम बना लिया है। अमाउंट कैसे पुट करेंगे? सिंपल, 1600 जो अभी मैंने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाइड बाई 30, सॉरी नॉट 30, 20, जो अमाउंट आएगा दैट इज व्हाट वी विल पुट एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ऑल्सो this revenue from operations is also your sales amount. ठीक है, revenue from operations is your sales amount. ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू इट। डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी ये रेफरेंस के लिए यहां पे डिपार्टमेंट ए का सामने ही है आपके। यूज दिस एज रेफरेंस कि हमने कैसे सेल्स वैल्यू कैलकुलेट किया, उस सेल्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमने किस तरीके से पुट किया है। क्विकली डू इट, आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दिस।
कि डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कितना है। डोंट लुक एट द आंसर, आंसर देख के आप लोग करेंगे तो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला हिसाब हो जाएगा। खुद से ट्राई करिए, एक्सक्यूज मी, खुद से ट्राई करिए। ओके, सो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ए बी एंड सी का आई होप सबने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर 2 में यू कैन सी अदर इनकम दिया हुआ है। ठीक है, अदर इनकम में हम लोग यहाँ पे ब्लैंक क्यों करेंगे, क्योंकि अदर इनकम हमारे पास है नहीं। अदर इनकम क्या होता है, एनीथिंग अदर देन सेल्स, सामान बेचने के अलावा अगर किसी चीज से हमें कमाई होती है तो वो हम अदर इनकम में डालते हैं। मोस्टली फॉर एग्जांपल ये आपका हो सकता है स्क्रैप ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, उससे पैसा आ सकता है, या डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तरह के जो इनकम्स होते हैं ये अदर इनकम में आते हैं। मोस्टली ये डिपार्टमेंटल अकाउंट में सारे में ब्लैंक ही होता है, कभी कभार वो स्क्रैप सोल्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट विल बी टोटल रेवेन्यू। जितना भी हमारा टोटल है ऊपर के 1 और 2 वाले कॉलम में वो हम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज आवर, सॉरी, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज आवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, आई होप सारे लोग ये समझ सक रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड क्या हो सकता है। दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ योर ओपनिंग परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि इस करेंट साल में आपने कितना का मटेरियल यूज किया वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना है। आई विल क्विकली शो यू द कैलकुलेशन हियर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से डिपार्टमेंट ए का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हाउ मच इज द ओपनिंग स्टॉक, जस्ट 1 सेकेंड, लेट्स कम बैक टू दिस। ओके, डिपार्टमेंट ए का हमारा ओपनिंग स्टॉक इज 200 यूनिट्स।
एंड हमें पता है ये 200 यूनिट्स है, बाय द वे अमाउंट नहीं है, रुपीज में नहीं है। तो हमें इसको सबसे पहले रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे। हमने अभी ऊपर ही कैलकुलेट किया है कि डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 रुपीज। ठीक है, इट इज गिवन हियर, अभी जस्ट ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है। सो ये जो 200 ओपनिंग स्टॉक है, इसका अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद द कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली, क्योंकि सेल्स प्राइस से सिर्फ एक चीज मल्टीप्लाई होता है, दैट इज योर सेल्स। बाकी सारी चीजों से कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई होता है। सो 200 इंटू 16 करेंगे हम। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली परचेजेस का 1500 इंटू माई कॉस्ट प्राइस, एंड लास्टली क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक इज 100 यूनिट्स। जस्ट वन सेकंड, लोगों को दिख नहीं रहा है शायद, या क्लोजिंग स्टॉक इज 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली 16 के साथ। ये जो कैलकुलेशन हुआ तीनों का, दिस विल गिव मी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम जो यहाँ पे हमने दिया है हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ परचेजेस, दोनों को ऐड करेंगे एंड उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डू दिस कैलकुलेशन क्विकली, आई जस्ट गिव यू 30 seconds फॉर इट। ओके, सो कितना है, 16 टू द 32, 300 into 16 is 240, मतलब ये 24,000 हो जाएगा एंड ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट आवर कॉस्ट, our cost of goods consumed as 25,600। ठीक है, नोटिस वन थिंग, द कैलकुलेशन इज वेरी इजी। 16 का डबल होता है 32। ठीक है, तो 16 और 32 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3200 के जगह 1600 बचेगा और ये कट हो जाएगा। तो हम सीधा ये 24,000 में 1600 ऐड करेंगे तो हमारा 25,600 आ जाएगा। कैलकुलेशन काफी इजी है। तो ये 25,600 क्या है मेरा, दिस 25,600 इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फाइन, this is how I got the particular cost of material consumed, this value. Fine. Okay, so you will do the similar calculation right now for department B and department C. I will give you 2 minutes for it. आप लोगों का 2 मिनट जैसे ही खत्म होगा फिर मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो डिपार्टमेंट बी का करते हैं। डिपार्टमेंट बी, या डिपार्टमेंट बी के पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200 का। डिपार्टमेंट बी ओपनिंग स्टॉक इज, नहीं, डिपार्टमेंट बी के पास 200 नहीं है, डिपार्टमेंट बी के पास 300 है, सॉरी। डिपार्टमेंट बी हैज ओपनिंग स्टॉक 300 मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ डिपार्टमेंट बी। कितना था कॉस्ट प्राइस? आई थिंक 20 था, या 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20, फाइन, दिस विल बी 6000। परचेजेस कितना है? 1000 multiplied again by 20, this will straightforward be 20,000, and subtract करेंगे closing stock 160 sorry into 20, that is 32। ठीक है, 3200 हो जाएगा ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 6000 प्लस 20,000 minus 3200 will be 22,800। easier calculation, 3,200 और 6,000 को पहले करिए। तो 3,002 और 6,000 अगर मैंने किया तो इट विल कम टू 2,800। तो 2,800 सीधा 20,000 में ऐड करेंगे तो 22,800 मिलेगा। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड फॉर डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट सी का कैलकुलेशन कितने हैं? ओपनिंग स्टॉक 150 है ओपनिंग स्टॉक। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इज 24। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, 24 है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, हल्का सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 इंटू 24। सिमिलरली हमारा परचेजेस कितना है? 2000 multiplied by 24 and subtract our closing stock which is 200 multiplied by 24। तीनों को करेंगे, we will get our cost of goods consumed for department C. This we will write here, ठीक है, which is for department C is 46,800। डिपार्टमेंट बी का हमने ऊपर ही देखा था 22,800। फाइन। अब बाकी चीजें जो हैं होपफुली सबने खुद से ही कैलकुलेट किया था ये। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इन द फॉर्मेट, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये सारी चीजें नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड हमारे क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया हुआ है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं है। ये जनरली ये एक फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट है पीएनएल स्टेटमेंट का। तो डू मेक श्योर टू मेमोराइज दिस। मैंने आप लोगों को पहले एक क्लास में दिखाया था और बोला था कि ये लिख कर मेमोराइज कर लेने के लिए, प्लीज डू दैट। नेक्स्ट इज फिनेंस कॉस्ट्स। ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में फिनेंस कॉस्ट्स नहीं आएगा। फिनेंस कॉस्ट्स आर दोज इंटरेस्ट जो होते हैं वो फिनेंस कॉस्ट्स के अंदर आते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंट में मोस्टली 70-30 का होता है कि 70% टाइम डेप्रिसिएशन नहीं आता है, 30% टाइम आ सकता है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन इज नथिंग अदर देन राइटिंग ऑफ। कुछ राइट ऑफ कर दिया आपने, वो अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा। जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इस तरीके की चीजें।
अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस क्वेश्चन हैज नो अदर एक्सपेंसेस गिवन, अगर होता तो आता। नाउ सारे चीजों को ऊपर से नीचे तक ये 5-6 आइटम्स जो हैं सबको ऐड करने के बाद वी विल गेट आवर टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पे कुछ और नहीं है तो सीधा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया है मेरा, ठीक है। नाउ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, दिस इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हमने अभी जो दो चीजें देखी, ये पहला टोटल रेवेन्यू, दूसरा टोटल एक्सपेंसेस, ये दोनों को हम जब माइनस करेंगे, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक राइट नाउ, इट्स नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे, ये टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। ये एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आप लोगों को अगर याद होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने जब बनाया था तो वहां पे भी ये चीजें आती थी। हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में ये सारी चीजें नहीं आती है कभी भी, ठीक है। तो इस कारण से अगला कॉलम जो है, सिक्स्थ वाला पॉइंट, हरदम ऐसे डैश ही रहेगा, ठीक है, ब्लैंक रहेगा, नील रहेगा, क्योंकि कभी भी यहाँ एक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स कुछ होते नहीं है, या एक्सेप्शनल आइटम्स भी कुछ नहीं होते हैं, और टैक्स नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। तो अगर होता तो माइनस करते, नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे उतार देंगे उसको, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्शनल आइटम्स मैंने माइनस कर दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे जीरो है या नील है तो सीधा सीधा 6400 उतर जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में, कभी भी नहीं होगा, डैश करके फिर से वही चीज कॉपी डाउन करेंगे, लास्ट चीज आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6400, ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये लास्ट के जो यहां से यहां है इसी फॉर्मेट में लिखना है, चेंज नहीं करना है ये फॉर्मेट। ये जो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसी तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करना है, भले ही वहां पे जीरो जीरो या नील नील क्यों ना रहे। अगर आप गलती करेंगे, एक भी चीज मिस करेंगे यहां, जैसे एक्सेप्शनल मिस कर दिया या एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिस कर दिया या टैक्स मिस कर दिया, एक भी पॉइंट मिस किया तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपके माइनस होगा मार्क्स, ठीक है। ओके, गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस नाउ, दिस इज ऑल्सो फॉर्मेटिंग ही है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, फॉर्मेट का ही हिस्सा है, आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या माइनस करना है, टैक्स एक्सपेंसेस, करेंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, हरदम ही डैश आएगा, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। ये 10th पॉइंट हो गया। 11th पॉइंट क्या है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो बाहर लिखेंगे, जो नहीं होगा वो अंदर लिखेंगे। यहां पे प्रॉफिट है तो हमने प्रॉफिट को बाहर लिखा है, ठीक है, ये प्रॉफिट बाहर है, लॉस अंदर ब्रैकेट में है। अगर यहां लॉस होता तो लॉस यहां बाहर लिखते और प्रॉफिट को अंदर यहां पे ब्रैकेट में लिखते, ठीक है। ओके, तो 11th पॉइंट क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मतलब मेरे बिजनेस के चलते हुए, वाइल ऑपरेटिंग, हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। जितना आपका प्रीवियसली था वही चीज को यहां पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे पीछे से, जो 9th में था, 7th में था, 5th में था, वही चीज कॉपी पेस्ट हो करके आएगी, लेकिन उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। अब 12th में क्या होगा, प्रॉफिट ब्रैकेट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। जब आपका बिजनेस बंद था तब अगर आपको कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वो आप मेंशन करेंगे, मोस्टली डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में जीरो ही होगा, तो ये बस लिख देना है। अगला, टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये भी जैसा है वैसा ही लिख देना है और डैश ही रहेगा, कभी भी कुछ नहीं आएगा डिपार्टमेंट में।
नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। ठीक है, सीधा सीधा लिख देंगे डैश करके, कुछ भी नहीं है, कभी भी डिपार्टमेंट में नहीं होगा, इसी तरीके से आएगा। लास्ट यहां पे सेकंड लास्ट हो जाएगा 15th पॉइंट, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। ये जो 1 साल का समय है या 3 महीने का समय है या 2 महीने का समय है, इस पीरियड में आपका पूरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो लिखना है। जितना भी आपका वो कितना 5th पॉइंट में आया था पीछे, वही रहेगा हरदम डिपार्टमेंट अकाउंट्स में। यहां पे नोटिस करो, ये जो 5th पॉइंट में 6400 आया है, यही चीज बार बार आएगा, यहां पे भी वही आएगा। लास्ट, अर्निंग पर इक्विटी शेयर बेसिक डाइल्यूटेड। ये जो 16th वाला पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि ये नहीं भी डिपार्टमेंट में डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला 16th वाला पॉइंट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के वक्त अगर नहीं भी डालेंगे ये पॉइंट तो भी चलेगा। ये 15th पॉइंट तक सारे चीजें एग्जैक्टली एज इट इज आना चाहिए। ठीक है, so this was our question number 11th। होपफुली सबको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो अभी ही डाउट लिख लो, एंड जब हम लोग डाउट क्लियरिंग करेंगे, अभी कुछ दिन में ही वीडियो क्लास करेंगे, उस समय मुझे पूछना है। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है ये वाला, बाय द वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, टुडे आई विल only explain this question and we will not do the solution for this question। बहुत ज्यादा लंबा क्लास में एक दिन में नहीं कराना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने टफ वाला किया, काफी है। ओके, सो दिस क्वेश्चन, क्विकली लेट्स गो थ्रू दिस। डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। परचेजेस है, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न है, वेजेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सामान ट्रांसफर हो रहा है। तो गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी है 10,000। कैसे इसको करेंगे हम? अपना जब कैलकुलेशन करेंगे या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, डिपार्टमेंट ए के क्रेडिट साइड लिखेंगे, डिपार्टमेंट बी के डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ दिस कैलकुलेशन विल हैपन। हमने पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके का किया हुआ है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ए टू सी है 20,000, डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए है 5,000, डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट सी है 10,000, डिपार्टमेंट सी टू डिपार्टमेंट ए है 7,000, डिपार्टमेंट सी टू डिपार्टमेंट बी है 9,000। लकीली आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट परसेंटेज का वो कैलकुलेशन नहीं है, तो जितना दिया हुआ है उतना ही क्रेडिट साइड में माइनस होगा डिपार्टमेंट जिस जिस डिपार्टमेंट से जा रहा है। मतलब यहां पे समझ लो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ए का जब हम अकाउंट बना रहे होंगे तो उसके क्रेडिट साइड में आएगा 10,000 और डिपार्टमेंट बी के डेबिट साइड में आएगा 10,000। ठीक है, तो यहां पे वो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमने ये प्रॉफिट परसेंटेज भी था, वहां 20%, 10% ऐसा दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस 3,000, इंश्योरेंस चार्जेस 6,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000, रेंट 24,000। लिखा है फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली, मतलब कि ये जितने एक्सपेंसेस है, टेलीफोन, इंश्योरेंस, ऑफिस, रेंट, इनको इक्वली करना है ऐसा। ओके ओके, लास्ट वाला रेंट को इक्वली नहीं करना है, सिर्फ ये टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये 3 जो है, 1 2 3, इनको इक्वली करना है। और रेंट जो है, इसको इस बेसिस पे हमें डिवाइड करना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस।
ठीक है, रेंट जो होता है वो जितना स्पेस हम लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करना, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस वेयर डिस्काउंट अलाउड, लीगल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, इनकम टैक्स, ठीक है, चार और दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो लास्ट के चार हैं ये बोला गया है कि allocating the above expenses you seem best, indicating the basis on which these expenses are allotted। तो ये जो लास्ट के चार हैं इनको हमें अपने हिसाब से एलोकेट करना है, हमको जो सही लगे उस हिसाब से हमें ये लास्ट के चार एलोकेट करने हैं। माई रिकमेंडेशन इज नेट सेल्स का जो रेशियो है उस रेशियो पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इफ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, वेरी गुड। अगले दिन मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड यू कैन चेक कि सही आपसे सॉल्व हुआ है या गलत सॉल्व हुआ है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को प्रीवियस 11th का इल्यूस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एज यूजुअल आप लोगों को डाउट्स होना चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड आस्क द डाउट्स। डाउट कभी भी मत रखिए, अगर छोटा सा भी डाउट है, आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत माइन्यूट डाउट है, मैं बाद में खुद से कर लूंगा, प्लीज ऐसा मत करो। अभी ही डाउट पूछो, बाद में वो नहीं होता है। फाइन।